हेलो एवरीवन, दिस इज शिवम हेयर एंड आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, दैट इज हाउ टू डिटरमाइन वेदर द गिवन मॉलिक्यूल विल डू हाइब्रिडेशन और नॉट। तो देखिए, अभी तक हमने पढ़ लिया है कि हाइब्रिडेशन क्या होती है, हाइब्रिडेशन को कैसे फाइंड आउट करते हैं एंड हाइब्रिडेशन के बेसिस के ऊपर मैं किसी भी मॉलिक्यूल की शेप या ज्योमेट्री किस तरीके से डिटरमाइन कर सकता हूँ। लेकिन मेरे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज हुआ वो नेक्स्ट क्वेश्चन था कि मेरे पास क्या सारे के सारे मॉलिक्यूल जो है हाइब्रिडेशन करेंगे। तो आंसर देखने के लिए आज की वीडियो में हम इसी चीज को लेकर बात करने वाले हैं। एक क्वेश्चन आया हुआ था एक बार एक एग्जाम के अंदर कि बताओ इनमें से कौन सा गिवन मॉलिक्यूल जो है हाइब्रिडेशन शो नहीं करेगा, इनमें से कौन सा गिवन मॉलिक्यूल जो है हाइब्रिडेशन शो नहीं करेगा। तो मैं अगर बात करूं तो मुझे जो है चारों के चारों मॉलिक्यूल ही हाइब्रिडेशन शो करते दिख रहे हैं। अगर मुझे नॉलेज नहीं है कंसेप्ट की तो मैं कह दूंगा कि यहां पर मेरे पास sp3 हाइब्रिडेशन है, यहां पर भी मेरे पास sp3 हाइब्रिडेशन है, यहां पे मेरे पास sp3d हाइब्रिडेशन है और यहां पर भी मेरे पास जो है sp3 हाइब्रिडेशन देखने को मिल रही है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो चारों हाइब्रिडेशन कर रहे हैं। तो क्या एग्जामिनर गलत है या फिर मैं गलत हूं? तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्यों कुछ मॉलिक्यूल जो है हाइब्रिडेशन शो नहीं करते हैं। तो आंसर तो आपको मिल गया होगा कि हाँ, सारे के सारे गिवन मॉलिक्यूल जो है हाइब्रिडेशन शो नहीं करते हैं। तो इस क्वेश्चन को संभाल के रखना, इस क्वेश्चन को हम एंड में डिस्कस करेंगे, देखेंगे कि आप खुद ये क्वेश्चन कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। सबसे पहली चीज जो आपको पता होनी चाहिए, हाइब्रिडेशन होती क्यों है, हाइब्रिडाइजेशन जो है होती क्यों है। तो देखिए, हाइब्रिडाइजेशन ना होने के जो है दो रीजन होते हैं। पहला रीजन तो मेरे पास होता है इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलाइजेशन, पहला रीजन होता है मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलाइजेशन। ऑब्वियस ही बात है, नेचर के अंदर कोई भी चीज अगर अपने आप से हो रही है तो वहां पर मेरे पास कोई ना कोई स्टेबलाइजेशन तो मिल रही होगी। और दूसरा मेरे पास होता है स्टीरिक स्टेबलाइजेशन, दूसरा मेरे पास होता है स्टीरिक स्टेबलाइजेशन। स्टीरिक स्टेबलाइजेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलाइजेशन, ये दो रीजन होते हैं किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर हाइब्रिडेशन होने के। तो देखिए, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलाइजेशन से क्या मतलब है, मान लीजिए मेरे पास एक s ऑर्बिटल है, मान लीजिए मेरे पास एक s ऑर्बिटल है, मुझे पता है s ऑर्बिटल की जो एनर्जी है वो तो लेस होती है, s ऑर्बिटल की एनर्जी तो है वो तो लेस होती है, लेकिन वहीं पर मेरे पास जो s ऑर्बिटल है वो नॉन डायरेक्शनल नेचर का होता है। वहीं पर मेरे पास जो है s ऑर्बिटल जो है वो नॉन डायरेक्शनल नेचर का होता है, ये बात सबको पता है। मैं बात करूं अगर p ऑर्बिटल की, मैं अगर बात करता हूं p ऑर्बिटल की, तो p ऑर्बिटल मेरे पास क्या होता है, इसकी एनर्जी तो ज्यादा होती है, इसकी एनर्जी तो क्या होती है, हाई होती है एज कंपेयर टू s ऑर्बिटल। लेकिन वहीं इसकी बात करूं डायरेक्शन की, तो ये क्या होता है मेरे पास डायरेक्शनल ऑर्बिटल होता है, ये मेरे पास डायरेक्शनल ऑर्बिटल देखने को मिलता है। यानी कि दोनों ही ऑर्बिटल में एक एक अच्छी बात है और दोनों ही ऑर्बिटल में एक एक खराब बात है। ठीक है, अच्छी बात क्या है इसके अंदर, इसकी एनर्जी लेस है, और इसके अंदर अच्छी बात क्या है कि ये डायरेक्शनल कैरेक्टर है। लेकिन क्या ये दोनों जो है अपने इस जो कमी है इन दोनों के अंदर वो ओवरकम कर सकते हैं? बिल्कुल ओवरकम कर सकते हैं। क्या करेंगे, ये दोनों जो है हाइब्रिडेशन कर लेंगे। हाइब्रिडेशन करने के बाद मेरे पास जो ऑर्बिटल आएगा, मेरे पास जो ऑर्बिटल आएगा उसके अंदर मेरे को क्या देखने को मिलेगा, उसके अंदर मुझे s कैरेक्टर भी देखने को मिलेगा और p कैरेक्टर भी देखने को मिलेगा। देखो, एक s ऑर्बिटल था, मेरे पास 3 p ऑर्बिटल थे, राइट। इन दोनों ने क्या किया, आपस में कंबाइन कर लिया, और कंबाइन करने के बाद क्या बना लिया, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल बना लिया। क्या हाइब्रिड ऑर्बिटल का नाम क्या था मेरे पास, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना लिया। अब देखो, इसके अंदर मेरे पास क्या हो गया, इस हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर यहां पर जो है, जो इसकी एनर्जी है वो p से तो कम हो गई, इसकी एनर्जी अब क्या है, p से तो कम हो गई। वहीं अगर मैं इसकी बात करूं डायरेक्शनल कैरेक्टर की, तो साथ के साथ ये डायरेक्शनल भी हो गया, ये साथ के साथ क्या हो गया, डायरेक्शनल भी हो गया। डायरेक्शनल क्यों हो गया, क्योंकि इसके अंदर p कैरेक्टर आ गया। एनर्जी कम क्यों हो गई, क्योंकि इसके अंदर s कैरेक्टर आ गया, और इसी वजह से मेरे पास हाइब्रिडेशन देखने को मिलती है। एक रीजन तो क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलाइजेशन। ये दोनों ही मेरे पास स्टेबलाइजेशन कैसी थी, ये मैंने आपको एग्जांपल दिया है इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलाइजेशन का, ये मैंने आपको दिया है एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलाइजेशन, यानी कि एनर्जी कम हो जाना एंड मेरे पास डायरेक्शनल कैरेक्टर का इंट्रोड्यूस हो जाना, इसी को हम इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलाइजेशन कहते हैं। तो एक रीजन तो ये है हाइब्रिडेशन के होने का। दूसरा रीजन क्या होता है मेरे पास, स्टीरिक स्टेबलाइजेशन, ठीक है। और यही मेरे पास जो है मेजर रीजन होता है, यही मेरे पास मेजर रीजन होता है किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर हाइब्रिडेशन होने का। ठीक है, मान लो मेरे पास जो है खाली p कैरेक्टर प्रेजेंट है, तो मुझे पता है खाली p कैरेक्टर होगा तो वहां पे मेरे पास जो है उनके बीच में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। p कैरेक्टर अगर मेरे पास प्रेजेंट है, सिर्फ और सिर्फ प्योर p कैरेक्टर प्रेजेंट है, तो वहां पे मेरे पास जो ऑर्बिटल्स के बीच में एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। लेकिन जैसे ही मैंने हाइब्रिडेशन की, जैसे ही मैंने हाइब्रिडाइजेशन की, हाइब्रिडेशन करने के बाद मैंने क्या देखा, हाइब्रिडेशन करने के बाद मैंने देखा कि s कैरेक्टर भी इंट्रोड्यूस हो रहा है, और s कैरेक्टर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है परसेंट बॉन्ड एंगल के। s
कैरेक्टर जो है, परसेंटेज एस कैरेक्टर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड एंगल के, यानी कि जितना ज्यादा परसेंटेज एस कैरेक्टर उतना ही ज्यादा मुझे बॉन्ड एंगल देखने को मिल जाएगा। तो जैसे ही एस कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हुआ, मेरा जो बॉन्ड एंगल है वो ग्रेटर देन 90 डिग्री हो जाएगा और मेरे को उसको क्या कहूंगा मैं कि वो स्टेबल हो रहा है ड्यू टू स्टीरिक स्टेबलाइजेशन। इसी वजह से मेरे पास किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर हाइब्रिडेशन देखने को मिलती है। दो रीजन है, एक इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलाइजेशन और एक स्टीरिक स्टेबलाइजेशन। ये बात आपको क्लियर हो गई है कि हाइब्रिडेशन क्यों होती है। अब बात आती है कि मेरे पास अगर इतनी ज्यादा स्टेबलाइजेशन देखने को मिल रही है, अगर मुझे हाइब्रिडेशन करने से इतना ज्यादा फायदा देखने को मिल रहा है, तो फिर सारे के सारे मॉलिक्यूल जो है हाइब्रिडेशन शो क्यों नहीं करते हैं, राइट? ऑब्वियस ही बात है, मैंने कहा कि इतना सारा फायदा है, मैं इस पॉलिसी के अंदर एग्जांपल के तौर पे करते हैं। मुझे पता है कि मुझे कोई कह रहा है, एक मेरा अकाउंटेंट कह रहा है कि इस पॉलिसी के अंदर इन्वेस्ट कर लो, बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन उसके बावजूद वो वाला जो मेरा अकाउंटेंट है वो उसके पास कई सारे लोग आएंगे अपना रिव्यू लेने के लिए कि हम कौन से पॉलिसी में इन्वेस्ट करें। तो कुछ एक लोग तो उस पॉलिसी में इन्वेस्ट कर लेंगे, कुछ एक लोग उस पॉलिसी में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। कुछ एक लोग पॉलिसी में इन्वेस्ट कर लेंगे, क्यों? क्योंकि उनको जो है उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, उनको लग रहा है कि हाँ ये सब कुछ बढ़िया है। लेकिन मेरे पास कुछ लोग पॉलिसी में इन्वेस्ट क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि उन्हें पता है कि म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क, ठीक है? उनको पता है कि अगर हमने यहाँ पे पैसे लगाए तो ठीक है, फायदे तो बहुत सारे दिख रहे हैं, लेकिन पैसे मेरे डूब भी सकते हैं, तो वो डूबने के चक्कर में वो जो है पॉलिसी में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। उसी तरीके से यहाँ पे होता क्या है कि मेरे पास एक्साइटेशन थ्योरी है। एग्जांपल के तौर पे मेरे पास देखो होगा क्या, मान लो मेरे पास कार्बन है, ठीक है, हमें इसके अंदर हाइब्रिडेशन करनी है, तो मेरे पास यहाँ पे क्या होता है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है 1s2 2s2 एंड 2p2, राइट? यहाँ पे मेरे पास क्या है 1s2 2s2 एंड 2p2। अब ऑब्वियस ही बात है, हाइब्रिडेशन अगर होगी तो वो तो वैलेंस ऑर्बिटल के अंदर होगी ना, वैलेंस शेल के अंदर होगी, तो 2s2 एंड 2p2। यहाँ पे मेरे पास क्या होगा, एक्साइटेशन होगा, s इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ पे चला जाएगा, p ऑर्बिटल में चला जाएगा, और मुझे यहाँ पे क्या देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे मेरे पास जो है एक्साइटेशन होने के बाद इस तरीके का कुछ कार्यक्रम देखने को मिल जाएगा। एंड देन यहाँ पर जो हो जाएगा एस और पी जो है आपस में हाइब्रिडेशन करके क्या बना लेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल बना लेंगे। यहाँ पे क्या बना लेंगे, ये अब हाइब्रिडेशन करके हाइब्रिड ऑर्बिटल बना लेंगे इस तरीके का, 1 2 3, ठीक है? यहाँ पे मेरे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गया। अब मेरे पास एग्जांपल है यहाँ पे CH4 का, तो मेरे पास अब 4 हाइड्रोजन आएंगे और 4 हाइड्रोजन जो है इन हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ क्या कर लेंगे, बाइंडिंग कर लेंगे, एंड मेरे पास क्या बन जाएगा, CH4 का मॉलिक्यूल बन जाएगा। यानी कि अगर मुझे हाइब्रिडेशन करवानी है तो मैंने यहाँ पे 2 कंडीशन देखी है, आपको शायद पता ना चला हो, बट मैंने आपको एक वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट समझा चुका हूं मैं ऑलरेडी। यहाँ पे मैंने क्या देखा है, हाइब्रिडेशन अगर मुझे करवानी है, हाइब्रिडाइजेशन मुझे अगर करवानी है तो उसके लिए 2 कंडीशन है। पहली तो क्या, वैकेंट ऑर्बिटल परसेंट होना चाहिए, पहला तो क्या, वैकेंट ऑर्बिटल परसेंट होना चाहिए, और दूसरा क्या, मेरे पास एक्साइटेशन एनर्जी जो है कम होनी चाहिए। एक्साइटेशन एनर्जी जो है वो कम होनी चाहिए, मस्ट बी लेस। या फिर आप कह सकते हो ऑर्बिटल गैप जो है, इसी को आप क्या कह सकते हो, इसी को आप कह सकते हो जो ऑर्बिटल गैप है, ऑर्बिटल एनर्जी गैप जो है वो कम होना चाहिए। ऑर्बिटल एनर्जी गैप जो है वो कम होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे मेरे पास जो है S से P में जंप किया है, S से P में जंप किया है, होता क्या है मेरे पास, S से P, S और P ऑर्बिटल के बीच में जो है एनर्जी जो गैप होता है वो बहुत कम होता है, तो रूम टेम्परेचर के ऊपर भी मेरे पास S ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन P ऑर्बिटल के अंदर जंप कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो मेरे पास जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट हैं जिनके अंदर P ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है हाइब्रिडेशन के लिए, वो आसानी से मेरे पास हाइब्रिडेशन कर लेते हैं। और एक्साइटेशन थ्योरी क्या कहती है, मेरे पास 2 तरीके की एक्साइटेशन होती है, एक मेरे पास होती है फ्री एक्साइटेशन, एक मेरे पास होती है फ्री एक्साइटेशन, यानी कि वो एक्साइटेशन जिनके अंदर हमें को बाहर से एनर्जी देने की जरूरत नहीं है। एग्जांपल के तौर पर मेरे पास CH4 का मॉलिक्यूल, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल जो है मेरे पास वो P ही मिल गया, और S और P के बीच में एनर्जी गैप बहुत कम देखने को मिलता है, तो आराम से मेरे पास एक्साइटेशन हो जाएगी रूम टेम्परेचर में, इसी को मैं कहता हूँ फ्री एक्साइटेशन। दूसरी होती है मेरे पास फोर्स एक्साइटेशन, दूसरी होती है मेरे पास फोर्स्ड एक्साइटेशन। फोर्स एक्साइटेशन का मतलब क्या है मेरे पास, कि मेरे पास जो एनर्जी गैप है, जो मेरे पास जिन ऑर्बिटल के बीच में जंपिंग होनी है इलेक्ट्रॉन की, उनके बीच में एनर्जी गैप बहुत ज्यादा है। अब एनर्जी गैप अगर ज्यादा होगा तो मेरे पास क्या होगा, मेरे पास जो है मुझे बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी। एग्जांपल के तौर पर अगर मुझे S ऑर्बिटल से D ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन को जंप करवाना है ना, तो ये एनर्जी गैप बहुत ज्यादा है, और यहाँ पर मैं जो है रूम टेम्परेचर के बेस के ऊपर, रूम टेम्परेचर के ऊपर बिलीव करके जो है इस एक्साइटेशन को नहीं करवा सकता, क्योंकि रूम टेम्परेचर से मुझे इतनी एनर्जी मिलेगी ही नहीं कि ये S से D ऑर्बिटल के अंदर जंप कर जाए इलेक्ट्रॉन, ठीक है? तो यहाँ पे मुझे बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी, और यहाँ पे मेरे पास एग्जाम्पल क्या हो जाता है, ये एग्जाम्पल है मेरे पास
फोर्स एक्साइटेशन का। अब बात करते हैं मेरे पास कि हाइब्रिडेशन तो मैं समझ में आ गया कि कौन से मॉलिक्यूल करेंगे, यानी कि सेकंड पीरियड के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे हाइब्रिडेशन आराम से कर लेते हैं रूम टेम्परेचर के ऊपर, क्योंकि उनके पास वैकेंट पी ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है, क्योंकि वहां पे वैकेंट पी ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है, एक्सेप्ट मेरे पास नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, एक्सेप्ट मेरे पास नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, अब यहां पे मेरे पास मैंने क्या किया, मैंने कहा कि सेकंड पीरियड के सारे एलिमेंट हाइब्रिडेशन करते हैं। याद रखना सेकंड पीरियड के सारे एलिमेंट हाइब्रिडेशन करते हैं, क्यों? क्योंकि वहां पे मेरे पास वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है, साथ के साथ वैकेंट ऑर्बिटल के साथ जो मेरे पास जंपिंग करवानी होती है, इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेशन करवाना होता है, वो S से P में करवाना होता है। एनर्जी गैप काफी कम होता है, रूम टेम्परेचर पे वो एक्साइटेशन आराम से हो जाती है। लेकिन नाइट्रोजन में मेरे पास क्या होता है, 1s2 2s2 एंड 2p3। वहीं पे मेरे पास ऑक्सीजन में क्या होता है, 1s2 2s2 2p4। यहां पे तो मेरे पास ना तो p ऑर्बिटल के पास वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है, ना तो मेरे पास p सब शेल के पास वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है, ना ही मेरे पास ऑक्सीजन के पास, मेरे पास ऑक्सीजन के अंदर भी कोई भी वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं है। वैकेंट का मतलब है कंप्लीटली वैकेंट होना। तो मेरे पास जो s ऑर्बिटल का जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे जंप क्या ही करेगा करके, क्योंकि अगर यहाँ पे करा तो भी 2 ऑर्बिटल वैकेंट थे मेरे पास। ठीक है, अब तो ये जंपिंग नहीं होती यहाँ पे। उसके बावजूद मेरे पास जो है नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन जो है वो हाइब्रिडेशन करते हैं। H2O देखा है हमने, अमोनिया देखा है, हाइब्रिडेशन निकालते हैं, ऑब्वियसली बातें करते हैं। तो देखो पहली चीज तो याद रखनी है, सेकंड पीरियड के सारे एलिमेंट हाइब्रिडेशन करेंगे। दूसरी बात, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो इनके अंदर कोई भी वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं है, इनके अंदर कोई भी एक्साइटेशन नहीं होगी। जब तो अगर एक्साइटेशन प्रेजेंट नहीं होगी, इनके अंदर s ऑर्बिटल जो है, इनके अंदर जो s ऑर्बिटल है अगर वो हाइब्रिडेशन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करेगा, प्योर s कैरेक्टर अगर प्रेजेंट रहेगा, यानी कि जो अभी तक हमने किया था कि s कैरेक्टर इन्वॉल्व हो गया p कैरेक्टर के अंदर तो एनर्जी कम हो गई एंड डायरेक्शनल कैरेक्टर आ गया, वो चीज यहां पर देखने को नहीं मिल रही है। उसके बावजूद मेरे पास जो नाइट्रोजन है और जो ऑक्सीजन है वो क्या करते हैं, वो हाइब्रिडेशन करते हैं। रीजन बिहाइंड दिस इज स्टीरिक स्टेबलाइजेशन। रीजन बिहाइंड दिस इज स्टीरिक स्टेबलाइजेशन, क्योंकि यहां पे मेरे पास नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन का साइज जो है इतना छोटा होता है ना कि यहां पे बहुत ज्यादा स्टीरिक हिंड्रेंस प्रेजेंट होती है, स्टीरिक अनस्टेबलाइजेशन प्रेजेंट होती है। लेकिन हाइब्रिडेशन करने के बाद कुछ ना कुछ अमाउंट में इनको स्टीरिक स्टेबलाइजेशन मिल जाती है। इसी वजह से नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन जो है वो ये कार्यक्रम करते हैं। ठीक है, याद रखना सेकंड पीरियड के सारे एलिमेंट जो है हाइब्रिडेशन शो करते हैं। ठीक है, रीजन बिहाइंड दिस इज, एक तो उनके पास वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है, दूसरी चीज उनके अंदर एक्साइटेशन एनर्जी बहुत कम रिक्वायर्ड होती है, तीसरी चीज नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन के अंदर कोई भी एक्साइटेशन देखने को नहीं मिलती है, उसके बावजूद मेरे पास ये हाइब्रिडेशन शो करते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पे इनको स्टीरिक स्टेबलाइजेशन मिल जाती है, क्योंकि नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन का साइज बहुत ज्यादा छोटा होता है। ठीक है, ये तो थी सारी की सारी बात फ्री एक्साइटेशन को लेके। अब मैं अगर बात करता हूं फोर्स एक्साइटेशन को लेके, तो यहां पर देखो, यहां पर मेरे पास अगर फोर्स एक्साइटेशन की बात करूं तो मेरे पास एग्जांपल है फॉस्फोरस, एग्जाम्पल मेरे पास है फॉस्फोरस। अब मेरे पास मैं कहूं कि मेरे को PH3 बनाना है तो मैं कहूंगा PH3 नहीं बनेगा कभी भी। क्यों? क्योंकि मेरे पास यहां पे हाइब्रिडेशन में क्या होगा, मेरे पास 3s2 3p3, राइट। अब मेरे पास यहाँ पे हाइब्रिडेशन सॉरी इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है, 3s2 3p3। पहली बात तो मेरे पास जो है यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल इसके पास p के पास प्रेजेंट है नहीं, लेकिन थर्ड पीरियड के पास वैकेंट d ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है। थर्ड पीरियड के एलिमेंट के पास वैकेंट d ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है, ये बात सबको पता है। थर्ड पीरियड से मेरे पास वैकेंट d ऑर्बिटल प्रेजेंट होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब मेरे को अगर एक्साइटेशन करवानी है तो कहां से होगी, S से D में होगी। ये S है, ये P है और ये D है। मुझे अगर एक्साइटेशन करवानी है तो कहां पे होगी, वो S से D के अंदर देखने को मिलेगी। और मैंने अभी आपको क्या बताया, S से D के अंदर अगर मुझे एक्साइटेशन करवानी है तो वहां पे मुझे एनर्जी जो है बहुत ज्यादा चाहिए होती है। रूम टेम्परेचर पे वो एनर्जी प्रोवाइड नहीं होती है मुझे, तो मुझे यहाँ से बाहर से एनर्जी करवानी पड़ेगी। और बाहर से हम एनर्जी प्रोवाइड करके अगर कोई मॉलिक्यूल बनवा रहे हैं तो उसका कोई भी फायदा नहीं है। हम ये बेवकूफ़ी नहीं करते हैं, क्योंकि हम इंसान हैं और हम लोभी हैं और हमें ऐसा कुछ चाहिए कि मैं इन्वेस्ट कुछ ना करूँ लेकिन मेरे पास जो है बहुत कुछ आ जाए सामने से। ठीक है, तो कोई ऑफेंड मत होना इस चीज़ को लेकर, मेरी इस बात को लेकर, बट ये सच है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो मेरे पास S से D के अंदर मेरे को अगर एक्साइटेशन करवानी है तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमें बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी। इसीलिए मेरे पास PH3 हो गया, PH5 जो है वो चीज़ें नहीं बनती है। लेकिन एक बात सोचो, अगर मैं फॉस्फोरस के ऊपर किसी तरीके से पॉजिटिव चार्ज ले आऊं
तो पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज करने का मतलब क्या हो रहा है कि न्यूक्लियस की पावर बढ़ रही है और वो जो है बाहर की आउटर मोस्ट शेल को जो है अपने पास लेके आ पाएगी, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज, इलेक्ट्रॉन तो उतने ही है, अगर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा तो अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाएगा और जो आउटर मोस्ट शेल है वो न्यूक्लियस के उतने ही पास आ जाएगी। कहने का मतलब मेरे पास क्या है, कहने का मतलब मेरे पास ये है कि अगर मुझे फोर्स एक्साइटेशन करवानी है तो मैं फोर्स एक्साइटेशन बाहर से एनर्जी दिए बिना कैसे करवा सकता हूं, मैं करवा सकता हूं अगर मैं उनका एनर्जी गैप कम कर दूं। पहले मेरे पास S ये था, P मेरे पास ये था और D मेरे पास ये था, मेरे पास फास्फोरस की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। अगर मैं किसी तरीके से फास्फोरस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ले आऊंगा, फास्फोरस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लाने का मतलब क्या है, ये मेरे पास मान लो न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के ऊपर अगर अट्रैक्शन, न्यूक्लियस की पावर अगर इंक्रीज हो जाएगी तो ये क्या करेगा, इन सब शेल को अपनी तरफ खींचेगा, इनको अपनी तरफ खींचेगा तो सबसे ज्यादा पास S आ जाएगा, उसके बाद P आ जाएगा और कुछ ना कुछ D आ जाएगा, ये S, ये P और ये D। अब देखो ना, ये एनर्जी गैप पहले इतना सारा था, अब ये एनर्जी गैप कितना हो गया, इतना सा रह गया। अब मेरे पास S से D के अंदर आराम से एक्साइटेशन हो सकती है जस्ट बिकॉज ऑफ मैंने किसी तरीके से फास्फोरस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लेके आ चुका हूं मैं, ठीक है। तो अगर मैं किसी तरीके से मेरे जो एलिमेंट है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ले आऊं तो वहां पर मेरे पास जो है चार्ज कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं चार्ज कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी, इसी को हम क्या कहते हैं, चार्ज कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी, राइट। तो चार्ज कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी में क्या होता है मेरे पास कि अगर मेरे पास जो सेंट्रल एटम है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ले आऊं मैं किसी तरीके से, तो मेरे पास जो चार्ज है वो इंक्रीज हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, तो अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाएगा और जो सब शेल जो दूर दूर प्रेजेंट थी वो क्या आ जाएंगी, पास आ जाएंगी और इसी वजह से मेरे पास जो पहले जो फोर्स एक्साइटेशन थी वो फ्री एक्साइटेशन के अंदर कन्वर्ट हो सकती है और यहाँ पे मेरे पास हाइब्रिडेशन अब इस केस में पॉसिबल हो सकती है। तो पॉजिटिव चार्ज मैं किस तरीके से ला सकता हूँ, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज लाने का रीजन ये है कि मतलब पॉजिटिव चार्ज मैं इस तरीके से ला सकता हूं कि मेरे पास जो फास्फोरस के साइड में जो एक्स एटम है, जो मेरे पास एक्स एटम है, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव अगर हो, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव अगर हो फास्फोरस के कंपेयर में, तो फास्फोरस के ऊपर क्या आ जाएगा, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, एंड जो साइड एटम है उसके ऊपर क्या आ जाएगा, डेल्टा नेगेटिव चार्ज। एग्जांपल मेरे पास PCl3 हो गया, PCl5 हो गया, PF5 हो गया, इनके केस में मेरे पास जो है अब हाइब्रिडेशन पॉसिबल हो जाएगी और यहाँ पे मेरे पास ये मॉलिक्यूल मुझे देखने को मिल जाते हैं। तो यानी कि अगर मान लो मुझे PCl5 बनाना है तो मुझे क्या करना है, मान लो अब PCl5 बनाना है तो PCl5 बन जाएगा मेरा, क्यों, क्योंकि मेरे पास फास्फोरस के पास क्या था, फास्फोरस के पास मेरे पास 3s2 3p 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे, एम्प्टी d ऑर्बिटल प्रेजेंट था। जैसे ही मैंने इसको जो है PCl5 में बनाया तो PCl5 में मेरे पास क्या होगा, क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फास्फोरस कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज, इसकी वजह से मेरे पास क्या हो जाएगा, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज, चार्ज कॉन्ट्रैक्शन होगा मेरे पास और सब शेल जो है पास आ जाएंगी और यहाँ पे मेरे पास S से जो D है उसके अंदर जंपिंग पॉसिबल हो जाएगी, S से D में जंपिंग पॉसिबल हो जाएगी और S से D में अगर जंपिंग पॉसिबल हो रही है तो मेरे पास यहाँ पर आराम से sp और sd ओवरलैपिंग हो जाएगी और यहाँ पे मेरे पास जो है क्लोरीन 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 ये आके बन जाएंगे, ठीक है। तो मेरे पास जो है थर्ड पीरियड एंड ऑनवर्ड एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ तभी हाइब्रिडेशन करते हैं जब वो अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव साइड एटम के साथ जुड़े हुए होंगे, ठीक है। तो अब ये था हमारे के पास पूरा का पूरा केस। अब मैं अगर बात करूं उस क्वेश्चन की जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल हाइब्रिडेशन शो नहीं करेगा, तो क्वेश्चन में मेरे पास ऑप्शन क्या थे, PCl3, PH3, ठीक है, PCl5 एंड PF3। तो इनमें से मेरे पास PH3 जो है नहीं शो करेगा हाइब्रिडाइजेशन। तो पॉइंट्स लिख लो, एक बार दोबारा बता रहा हूं, सेकंड पीरियड के सारे एलिमेंट हाइब्रिडाइजेशन शो करते हैं। रीजन बिहाइंड दिस इज उनके पास वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है, दूसरी चीज वहां पे मेरे पास sp जो एनर्जी गैप है वो कम होता है तो फ्री एक्साइटेशन देखने को मिल जाएगी। नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन के पास जो है मेरे पास फ्री ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं होता, उसके बावजूद वो हाइब्रिडेशन कर लेते हैं, क्यों, क्योंकि वहां पे उनको स्टीरिक स्टेबलाइजेशन मिल रही होती है। नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन का साइज जो है काफी छोटा होता है तो उनको जो है किसी ना किसी तरीके से रिलीफ चाहिए होता है, तो इंस्टेड ऑफ दिस उनके पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं है, वो हाइब्रिडेशन शो कर लेते हैं। अब बात करते हैं थर्ड पीरियड एंड ऑनवर्ड एलिमेंट कब हाइब्रिडेशन शो करेंगे। तो देखिए थर्ड पीरियड के जो एलिमेंट का जो साइज है वो काफी बड़ा होता है एज कंपेयर टू सेकंड पीरियड, ऑब्वियसली बात है डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज होता है, तो इनको कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है हाइब्रिडेशन करने की, इनको कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है हाइब्रिडेशन करने की, क्योंकि इनका साइज ऑलरेडी बड़ा है, ये स्फीरिकली स्टेबलाइज्ड हैं। लेकिन उसके बावजूद अगर हमें इन्हें हाइब्रिडेशन करवानी है तो मेरे पास इनके लिए क्या होना चाहिए, मेरे पास यहाँ पे एसडी का गैप जो है मुझे कम करना पड़ेगा, और एस और डी का गैप किस तरीके से कम होगा, चार्ज
कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी के थ्रू, यानी कि अगर मैं किसी तरीके से सेंट्रल एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ले आऊं, यानी कि थर्ड पीरियड एंड ऑनवर्ड एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ तभी हाइब्रिडेशन शो करते हैं मेरे पास जब उनका वो जो है एक अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव साइड एटम के साथ कंबाइन करते हैं। ठीक है, तो ये थी मेरे पास चार्ज कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी एंड एक्साइटेशन थ्योरी, जिसके बेसिस के ऊपर हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि क्या मेरा गिवन मॉलिक्यूल हाइब्रिडेशन शो करेगा या नहीं करेगा। सो थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।